शुरू है। Hello friends, today this is the second session of Python function and today we will discuss significance of function in Python or in any language. There are following advantages of using functions in any of the programming language, and that's why in Python also. First, it increases the readability of the program. What does it mean? It means we give a self-explanatory name to each function which is related to its functionality. We have already discussed that a function is a named set of statements that do some specific functionality. It means a function must have a name, and this name is being provided by the programmer, and that name must be self-explanatory, that explains for what this functionality is. The name explains itself the means of the functionality of the function. This name itself explains for what purpose this code is. Okay? इसका मतलब है कि फंक्शन को प्रोग्रामर एक नाम प्रोवाइड करता है और ये नाम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसको देखने से ही समझ में आ जाता है कि ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा, जो नेम्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट है, इसका पर्पस क्या है, और इस तरीके से ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इनहांस करने में मदद करता है. हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि दिस सेट ऑफ कोड जो है वो किस काम के लिए है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट. जैसा कि हम सबको पता है, फंक्शन के जरिए हम अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट सब टास्क और सब सेगमेंट्स और सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और अगर एक प्रोग्राम को कई सारे सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सका तो उसे कई सारे प्रोग्रामर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और इस तरीके से प्रोग्राम का जो डिफरेंट सेगमेंट है, जो डिफरेंट फंक्शन है, वो सेम टाइम पर डेवलप किया जा सकता है. पैरेलल डेवलपमेंट इसका पॉसिबल है. तो क्या लिखा है यहाँ पे? अ फंक्शन divides program into subsegments. Each function can be developed separately and parallelly. What does it mean? कि अलग अलग प्रोग्रामर को हम अलग अलग फंक्शन डेवलप करने के लिए दे सकते हैं, और ये सारे प्रोग्रामर पैरेलली काम कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रोग्राम का डेवलपमेंट क्या होगा? फास्ट होगा. In a large projects there are different dimensions, hence different functionality too. एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में देखा जाए तो हम कई सारे डायमेंशंस को कवर करते हैं, और हर डायमेंशंस के अंदर में बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है. प्रोग्रामर विथ स्पेसिफिक स्पेशलिटी कैन बी असाइन्ड स्पेसिफिक फंक्शन फॉर डेवलपमेंट. क्या कहा हमने? कि जो प्रोग्रामर्स हमारे पास होते हैं एक टीम के अंदर में, उन प्रोग्रामर्स के अंदर में अलग अलग प्रोग्रामर्स की अलग अलग काबिलियत होती है, उनकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है. उनकी स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हुए उस टाइप के फंक्शन को डेवलप करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जा सकता है, उनको ये टास्क असाइन किया जा सकता है. इसका बेनिफिट क्या होगा? इट हेल्प्स इन इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर. क्योंकि उस बंदे को, उस प्रोग्रामर को उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, उसके नो हाउ है उसके पास, उसकी स्पेशलिटी उसके पास है, तो वो उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है. और अगर ये बेहतर तरीके से कोई कोड डेवलप होता है तो प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ जाती है. प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ना मतलब कि ये जो भी काम करेगा उसके अंदर में किसी तरह के एरर की गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है. इन डेवलपिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स इन लेस टाइम. और ये जो है पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन हेल्प्स इन डेवलपिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स इन लेस टाइम. अलग अलग लोग पैरेलली काम पे लगाए गए हैं, इसलिए प्रोग्राम डेवलपमेंट का जो टाइम है वो हमारा कम हो जाता है. द थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन. इट हेल्प्स इन यूजिंग द सेम सेट ऑफ कोड मोर देन वंस इफ रिक्वायर्ड इन द सेम प्रोग्राम instead of writing same code again and again. जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर में हमारे पास फैक्टोरियल्स की जरूरत, अलग अलग नंबर्स के फैक्टोरियल निकालने की जरूरत पड़ रही थी.
तो यहां पर सेम सेट ऑफ कोड की आवश्यकता कई बार पड़ रही थी। अलग अलग नंबर के लिए सेम सेट ऑफ कोड को रिपीट करने के बजाय कोड को एक बार लिखा गया और उस कोड को यानी फैक्टोरियल निकालने के कोड को एक बार लिखा गया और उस कोड को कई बार यूज किया गया, और ऐसा करना रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कंसेप्ट कहा जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन शेयरिंग सेम कोड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। कई बार यह भी देखने को मिला है कि कुछ फंक्शंस जो आप डेवलप करते हो, इस फंक्शन की जरूरत आप जितने भी तरह के प्रोग्राम्स को लिखते हो, जिस भी पर्पस के लिए प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, उन प्रोग्राम्स के अंदर में इसकी आवश्यकता पड़ती है। मीन्स इसकी एप्लीकेबिलिटी वाइड है। अगर ऐसा है तो आप उसे एक मॉड्यूल के रूप में सेव कर देते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर में कई सारे रिलेटेड फंक्शंस हो सकते हैं, और जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है उन मॉड्यूल्स को सिर्फ हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से जो मॉड्यूल के अंदर बनाए गए हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। As we have seen that we are using some built-in functions in all the programs, जैसा कि हम सब लोग देख चुके हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स के अंदर में यूज किया है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, जैसे इनपुट फंक्शन है। अगर हम प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के वक्त हमें जरूरत पड़ती है यूजर से इनपुट लेने की, और इस काम में आपको इनपुट फंक्शन मदद करता है, और ये ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स के अंदर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। इस फंक्शन का इस्तेमाल भी हम करते हैं, और ये भी ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोग्राम्स के अंदर में किया जाता है। तो इस तरीके से हम बार बार इनपुट या प्रिंट फंक्शन के कोड को लिखने के बजाय हम इनपुट और प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और कॉल करते समय सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सिंटेक्स क्या कहता है, यानी उसका ग्रामर क्या है, उस स्टेटमेंट का ग्रामर क्या है, उसको कितने आर्गुमेंट्स चाहिए हैं, किस टाइप के चाहिए हो, किस ऑर्डर में चाहिए हैं, ये हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना पड़ता है, और क्या वो वैल्यू रिटर्न करता है ये ध्यान में रखना पड़ता है। प्रोग्राम को बार बार, कोड को बार बार लिखने के बजाय हम सेम कोड को बार बार यूज कर लेते हैं। इससे प्रोग्राम का कोड जो है वो हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है, कम हमें लिखना पड़ता है, समय की बचत होती है इसके अंदर में, मेमोरी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, और डिस्क स्पेस भी हमारा कम इस्तेमाल में आता है। ये रीयूजेबिलिटी का मेजर एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज इजियर डिबगिंग ऑफ कोड। इजियर डिबगिंग का मतलब है, डिबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन एनी कोड। इफ some functionality is not working well, then instead of going through all the lines of the code, we can reach to the specific segment directly and make necessary corrections. Thus debugging is easier. क्या होता है कि अगर हमने पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को सिलसिलेवार तरीके से टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए लिख डाला, उसके अंदर में कहीं भी कोई कोड डिवीजन नहीं है हमारा, तो उस स्थिति में किसी तरह का कोई एरर आने की स्थिति में पूरे प्रोग्राम सेगमेंट्स को हमें पढ़ना पड़ता है, पूरे कोड को 1 by 1 पढ़ना पड़ता है। और पूरे प्रोग्राम के अंदर में अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के कोड्स हो तो जाहिर सी बात है उसे एक बार व्यू करने में भी हमारा वक्त बर्बाद होगा। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा, यानी उसके डिटेक्शन में टाइम लगेगा और उसके करेक्शन में भी टाइम लगेगा, और ये अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम के मेंटेनेंस में वक्त ज्यादा लगेगा। प्रोग्राम के मेंटेनेंस में वक्त ज्यादा लगने का मतलब है सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट कॉस्ट की बढ़ोतरी, और ये एफोर्डेबिलिटी को कम करता है। सो बेहतर यह होगा कि अगर हम अपने प्रोग्राम को इजियर मेंटेनेंस करना चाहते हैं, उसको इजी तरीके से डिबग करना चाहते हैं, तो फंक्शन का सहारा लेना चाहिए। नेक्स्ट वन है फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इसका क्या मतलब है? प्रोसीड्यूरल एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली द एसेंशियल थिंग्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल्स। क्या कहा हमने? इट इज द
act of representing only essential features without including its background details. जैसे हमारे घर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, उन इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के ऊपर में बहुत सारे स्विचेस एंड सॉकेट्स दिए गए हैं. हम इनमें से किसी स्विच को जब ऑन या ऑफ करते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है. हमें सिर्फ उसकी दो ही फंक्शनलिटी मालूम है स्विच की, एक ऑन और दूसरा ऑफ. लेकिन करंट इसके अंदर कैसे पास होता है इससे हम अनभिज्ञ हैं. वी डोंट नीड एंड वी डोंट वांट टू नीड इट नो इट. We don't want to know it. The other thing is that how the circuit, what is the circuit pattern inside the switchboard. तो इसके बारे में जानकारी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एसेंशियल नहीं है. हमारे लिए एसेंशियल क्या है? हमारे इक्विपमेंट्स का ऑन होना और इक्विपमेंट्स का ऑफ होना. और इसके लिए हमें सिर्फ दो फंक्शनलिटी को ध्यान में रखना है स्विचेस के, और वो है ऑन और ऑफ. ये बहुत ही सहज है. इसका मतलब है कि इसने जो प्रोसीजर्स है, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंची, इसके अंदर की वायरिंग पैटर्न क्या थी, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है. यानी ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से हमें बचा देता है, साथ ही साथ ये हमें सुरक्षित भी रखता है. सो यहां पर जब हम फंक्शन के बारे में कहते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, इसका मतलब कहता है इफ वी वांट टू यूज अ फंक्शन which has already been developed, we don't need to know its code. Means इसका जो internal programming है इसे जानने की जरूरत नहीं है. What we need to know is, हमें जो जानने की जरूरत है वो क्या है? पहला, what is the name of the function? फंक्शन का नाम क्या है ये जानना जरूरी है क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके नाम की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड, उसको यूज करने के लिए कितने आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. थर्ड वन, इन विच ऑर्डर इट इज रिक्वायर्ड, ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो कितनी संख्या में ये तो पता है, लेकिन किस ऑर्डर में है, यानी उनका डेटा टाइप क्या क्या है और किस ऑर्डर में उसे प्रोवाइड करना है ये जानना जरूरी है. व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इट विल रिटर्न, और ये काम करने के बाद क्या वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर आपको इन सारे तरह की चीजों की जानकारी है तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और किसी फंक्शन को कॉल कर लेने से आप उसके जो स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है आप उसे यूज करने में सक्षम होंगे. अगर हम इन सारे तरह की चीजों का ध्यान रखते हैं तो एक फंक्शन के जरिए हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर कम होगा तो ये इसकी एफोर्डेबिलिटी को बढ़ा देता है. So these are the significance of using function. Now our next topic is that what are the types of functions being used in Python. What are the types of functions? What are the types of functions being used in Python? Being used in Python. Python के अंदर में कितने तरह के functions का इस्तेमाल होता है. So in Python, three types of functions. Three types of functions are being used. Three types of functions are being used. कितने तरह के हैं? तीन तरह के. कौन कौन से हैं? These are the first one, built-in function. Built-in function. किसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन? तो दीज आर द फंक्शंस, these are
the functions that are always available, that are always available, that are always available for use, that are always available for use and can be used in any program, can be used in any program. किसी भी प्रोग्राम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप फैक्टोरियल लिखने के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, वहां आप इसका यूज कर सकते हैं. आप पावर निकालने के लिए कोडिंग कर रहे हैं, वहां आप इसका यूज कर सकते हैं. किसी मॉड्यूल को आप बना रहे हैं, उस मॉड्यूल के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं. फंक्शन, प्रोग्राम, मॉड्यूल और फंक्शन. सो ये ऐसे आपके फंक्शंस हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर जो कि आप खुद का लिखने जा रहे हैं उस फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल कुछ हम लोगों ने देखा भी है, कुछ को हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. इसमें सबसे पहले तो अगर प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना है तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं. दूसरा हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में जाना है क्योंकि ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले करने के काम आता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इनपुट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप आपको प्रोवाइड करता है. आप चाहते हैं एक इंटीजर वैल्यू को रीड करना तो आप यहाँ पे टाइप कन्वर्जन फंक्शन इंट का यूज कर सकते हैं. आप चाहते हैं फ्लोट डेटा टाइप को रीड करना तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा इवैल, यानी ये अपने से जज कर ले कि डेटा इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है. अगर आप बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बूल करके आपके पास फंक्शन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके अलावा स्ट्रिंग के रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो आप str का यूज कर सकते हैं. और भी फंक्शंस हैं जैसे मैक्स है, मिन है, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, एबीएस फंक्शन, एबीएस फंक्शन. टाइप, अगर आप चाहते हैं डेटा का टाइप पता करना तो टाइप फंक्शन है. अगर आप चाहते हैं वेरिएबल का एड्रेस जानना तो आईडी फंक्शन है आपके पास. अगर आप चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग का लेंथ आपको पता चल जाए कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर में तो लेन नाम का फंक्शन है. आप चाहते हैं एक सीरीज जनरेट करना तो उसके लिए आपके पास रेंज नाम का फंक्शन है. ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए भी गए हैं, इन फंक्शंस को क्या कहा गया है, बिल्ट इन फंक्शंस कहा गया है. दूसरा जो फंक्शन है उसे कहा गया है मॉड्यूलर फंक्शन. कौन सा फंक्शन है, मॉड्यूलर फंक्शन. जैसा कि नाम ही बताता है ये किसी मॉड्यूल के अंदर होता है. These functions are predefined in a particular module. These functions are predefined. Predefined in a particular module. These functions are predefined in a particular module and can be used only when the corresponding module is imported, and can be used only on importing of required मॉड्यूल. जो मॉड्यूल है, जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल है, उसको जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इन फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर हमने यहां पे लिखा है इंपोर्ट मैथ, ये लिखकर एंटर की प्रेस कर दिया तो ये क्या करेगा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेगा. और जब ये मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेगा
तो इस मॉड्यूल के अंदर आने वाले जो फंक्शंस हैं उनको हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ऑन इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल we can use the functions associated with this functions associated with the math module। हमें कैसे पता चलेगा इस मॉड्यूल के अंदर में कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। तो हम उन सारे चीजों की लिस्ट देखना चाहते हैं। तो DIR मैथ करने पे आपको उन सारे तरह के चीजों की जानकारी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DIR और DIR के साथ यहाँ पर आप लिखेंगे मैथ और ये लिखकर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये मैथ मॉड्यूल के अंदर आने वाले सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे जो सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स हैं और सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में ये आपको बता देगा। उसकी पूरी लिस्ट स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर देता है। ये हो सकता है कई लाइन में हो, कई बार ये सिर्फ एक छोटे से लाइन में पॉपअप स्क्रीन के ऊपर में दिखेगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे माउस से तब जाकर आप इसके पूरे विस्तार से इसको देख पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जैसे साइन है, कॉस है। अगर इस तरह के फंक्शंस को यूज करना है हमको जो मैथ मॉड्यूल के अंदर में है, तो उसके लिए आपको मैथ मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूलर फंक्शन आपने समझ लिया कि मॉड्यूलर फंक्शन क्या है। अब जो तीसरे तरह का फंक्शन है वह फंक्शन है, द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो क्या है आपका, यूजर डिफाइंड फंक्शन। थर्ड क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। शॉर्ट में इसको आप यूडीएफ कह सकते हैं। इसे हम इट इज अ फंक्शन which is being defined by a user or programmer. User means programmer for fulfilling their customized needs. मीन्स अगर सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस यानी बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूलर फंक्शन से उनका काम नहीं चलता है, तो फिर उस स्थिति में प्रोग्रामर अपना खुद का भी फंक्शन लिख सकता है और इसे कहा गया है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, इट कैन use any of the system defined function or built-in function and modular function ये किसी भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन एंड मॉड्यूलर फंक्शन को यूज कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में कि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू।